So hello everyone, in this video let's have a look at Google Kickstart Round D 2021 last problem, that is increasing sequence card game. Okay, so as always let us start by understanding the question. Increasing sequence card game. You are playing a card game as a single player. There are n cards. Ith card has an integer I written on it. क्या बोला गया है कि n कार्ड्स है हमारे पास और ith कार्ड पे इंटीजर आई रिटर्न है, ठीक है, प्रिंटेड है. तो फर्स्ट कार्ड पे 1 प्रिंटेड होगा, सेकंड पे सेकंड, थर्ड पे 3 प्रिंटेड होगा, अप टू n पे n प्रिंटेड होगा. सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास n कार्ड्स है और 1 से लेके n तक सभी इंटीजर्स एक एक कार्ड में प्रिंटेड है, ठीक है. यू फर्स्ट शफल n कार्ड्स रेंडमली एंड पुट देम इन अ पाइल. क्या बोला गया है कि ये जो n कार्ड्स है, ठीक है, उनको हम शफल करते हैं, मिक्स करते हैं. कैसे? रैंडमली. अब यहां पे इस वर्ड का इंपॉर्टेंस है. रैंडमली का क्या मतलब? देखो n कार्ड्स होंगे, ठीक है, तो शफल करने के बाद कितनी पॉसिबिलिटीज है आउटकम की? फैक्टोरियल n, ठीक है. रैंडमली का क्या मतलब? कि ये सभी कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक है, कोई भी अरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी. ओके, एंड देन पुट देम इन अ पाइल. अब पाइल का क्या मतलब? कि हमने कार्ड्स को ऐसे रख दिया. मान लो ये n कार्ड्स है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, मान लो 8 कार्ड्स है, तो एक के ऊपर एक ऐसे रख दिए, ठीक है. ओके, टेक द कार्ड एट द टॉप ऑफ योर हैंड, देन रिपीट द फॉलोइंग प्रोसेस अंटिल द पाइल बिकम्स एम्प्टी. अब ये पाइल है, ठीक है, तो ये सबसे ऊपर कार्ड है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि टॉप वाला कार्ड लो और जो नीचे दी गई है वो प्रोसेस रिपीट करो अंटिल पाइल इज एम्प्टी, ठीक है. ओके, चेक द कार्ड ऑन द टॉप ऑफ द पाइल. इफ द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द कार्ड इज लार्जर देन द नंबर ऑन द लास्ट कार्ड, यू टेक इट, अदरवाइज यू डिस्कार्ड इट. अब क्या बोला गया है कि ये जैसे पाइल है, अब ये 8 कार्ड्स है, मान लो इनका ऑर्डर है 5, 2, 1, 6, 8, 3, 4, 7, ठीक है. शफल करने के बाद रैंडमली इस ऑर्डर में आ गई. तो क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो टॉप कार्ड ले लो. हमने 5 ले लिया, ठीक है. अब ये निकल गया पाइल में से. अब एक के बाद एक ऊपर से कार्ड लो और अगर उस कार्ड पे जो नंबर है वो जो लास्ट पिक्ड कार्ड है उससे अगर बड़ा है तो उसको ले लो, वरना उसको डिस्कार्ड कर दो, बेसिकली निकाल दो. So 2. Now 2 is greater than 5? No. So just throw it. 1 is greater than 5? No. 6 is greater than 5? Yes. तो 6 को हमने ले लिया. अब 8. अब 8 is greater than 5 नहीं चेक करेंगे, जो लास्ट कार्ड लिया होगा हमने उसके साथ कंपेयर करेंगे. 8 is greater than 6? Yes. ले लो. 3 is greater than 8? No. Discard it. 4 is greater than 8? No. Discard it. 7 लास्ट जो कार्ड लिया होगा उसके साथ कंपेयर करना है. 7 is greater than 8? No. Discard it. तो इस अरेंजमेंट के हिसाब से हमें कौन कौन से कार्ड मिलेंगे? 5, 6 एंड 8, ठीक है. तो सबसे पहले n कार्ड से उनको शफल किया रैंडमली और पाइल के फॉर्म में रख दिया. फिर ये प्रोसेस रिपीट की. सबसे पहले टॉप कार्ड निकालेंगे, उसके बाद एक के बाद एक कार्ड्स निकालेंगे और अगर उसकी वैल्यू जो लास्ट पिक्ड कार्ड होगी, लास्ट पिक्ड, उससे बड़ी होगी तो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, मतलब जो कलेक्टेड कार्ड से उसमें ले लेंगे, वरना उसको जस्ट डिस्कार्ड कर देंगे. और ये कब तक करना है? जब तक पाइल एम्प्टी ना हो जाए तब तक. द स्कोर ऑफ द गेम इज द नंबर ऑफ कार्ड्स इन योर हैंड एट द एंड, ठीक है. स्कोर क्या बोला गया है इस गेम का? नंबर ऑफ कार्ड्स एट द एंड. तो इस अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में गेम का स्कोर क्या हुआ? 3, क्योंकि 3 कार्ड्स है, 5, 6 और 8. स्कोर क्या हो गया? 3, ठीक है. ओके, विद द गिवन नंबर ऑफ कार्ड्स n, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्कोर ऑफ द गेम, ठीक है. मतलब कि जैसे ये प्रोसेस हमने रिपीट की, ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ कार्ड्स हमें दिए गए हैं n,
कि भाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं। तो इस n के लिए हमें क्या बताना है, एक्सपेक्टेड स्कोर बताना है, ठीक है, एक्सपेक्टेड स्कोर। अब एक्सपेक्टेड स्कोर का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सपेक्टेड स्कोर किसी भी इवेंट का क्या होता है, वो होता है ऑल आउटकम्स इनटू देयर प्रोबेबिलिटी और उन सब का सम, ठीक है। मान लो n आउटकम्स पॉसिबल है किसी एक इवेंट के लिए, तो उन आउटकम्स की वैल्यू इनटू उस आउटकम की आने की प्रोबेबिलिटी, फिर सेकंड आउटकम की वैल्यू और उस आउटकम की आने की प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन, उसका सम। अब जैसे कि अगर पूछा जाए कि एक डाइस को हम रोल करते हैं तो एक्सपेक्टेड आउटपुट वैल्यू क्या होगी, तो जो टोटल कितनी आउटकम्स पॉसिबल है, 6, ठीक है। तो एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है 2, एक है 3, एक है 4, एक है 5, एक है 6। तो ये सब क्या हो गई, x1 x2 x3, ये वैल्यूज हो गई आउटकम की, और इनकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 1 की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 की 1/6 है, 3 की 1/6 है, 4 की 1/6 है, 5 की 1/6 है और 6 की भी 1/6 है, ठीक है। और फिर इन सब का सम, तो ये क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, ठीक है। तो इसी तरह से आउटकम्स इनटू देयर प्रोबेबिलिटी का सम। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कहाँ पे आएगी, देखो हमें दिया गया है कि n कार्ड्स है, और गेम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन कार्ड्स को शफल करते हैं रैंडमली, ठीक है। तो मैंने बताया था कि टोटल फैक्टोरियल n आउटकम्स पॉसिबल है, तो ये इतने इवेंट्स हो गए। तो उन इवेंट्स के हर एक इवेंट के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू होगी, मतलब जो भी नंबर ऑफ कार्ड्स आएंगे वो x1 हो जाएगा, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी p1 प्लस x2 इंटू उनकी प्रोबेबिलिटी p2 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को दिया गया है n इक्वल टू 3, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 एक ऑर्डर हो सकता है, एक 1 3 2 हो सकता है, ये हेड है पाइल का, फिर 2 1 3 हो सकता है, 2 3 1 हो सकता है, 3 1 2 हो सकता है और 3 2 1 हो सकता है। तो अगर इस पे अगर हम ये प्रोसेस रिपीट करें तो हम 1 को ले लेंगे, फिर 1 से बड़ी वैल्यू कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, मतलब हमारे पास कौन कौन से कार्ड आएंगे, 1, तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 1। यहाँ सॉरी, सबसे पहले हम 1 को लेंगे, फिर 1 के बाद 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 को भी ले लेंगे, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 को भी ले लेंगे, तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 3। फिर यहाँ पे 1, 1 के बाद 3 को ले लेंगे, अब 2 इज लेस देन 3, तो यहाँ पे कितने कार्ड्स हमें मिलेंगे, 2। यहाँ पे हमें 1 2 3 मिलेगा, यहाँ पे 1 और 3 मिलेगा बिकॉज 2 इज लेस देन 3। फिर यहाँ पे 2 और 2 के बाद 3, 1 इज लेस देन 2, 1 को नहीं लेंगे, 2 और 3। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 एंड 3, यहाँ पे 3, एक ही कार्ड होगा 3, क्योंकि अगर एक बार 3 को ले लिया फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ही होगा। तो अगर n इक्वल टू 3 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कार्ड्स क्या हो जाएगी, टोटल इतने केस है, ठीक है। पहले में आंसर क्या है, 3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, टोटल 6 आउटकम्स है, इसकी 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर n इक्वल टू 3। तो आई होप कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब यहाँ पे लेंथ की जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है उनका क्या मतलब है, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिए गए और सभी टेस्ट केस के लिए n दिया गया है, और हमें इस n के लिए इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है, ठीक है, ओके। और डिफरेंस लेस देन 10⁻⁻6 होना चाहिए, वो क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कंसेप्ट पे चलते हैं।
ओके, तो सेकंड पार्ट पे आता है, दैट इज कंसेप्ट। वहाँ पे मैंने मैक्सिमम कंस्ट्रेंट यहाँ पे लिख दी है, टेस्ट केस इज लेस देन इक्वल टू 100 और n इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 18। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट केस में n की मैक्सिमम वैल्यू 10 है और 10 की पावर 6 है। अब अगर हम कंस्ट्रेंट्स को देखें तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि फर्स्ट टेस्ट सेट और सेकंड टेस्ट सेट को छोड़ भी दे, लेकिन थर्ड के लिए हम लीनियर एल्गोरिदम नहीं लगा सकते ऑफ n वाला। मतलब कि अगर n की कोई वैल्यू दी गई है और उसका हमें आंसर फाइंड करना है तो कोई लीनियर एल्गोरिदम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। हमें यहाँ पे फॉर्मूला बिल्ड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट सेट में भले ही हम फॉर्मूला का यूज़ कर लें। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मूला कैसे हम निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम आंसर ऑफ n निकालने की कोशिश करते हैं जनरल, और फिर देखते हैं कि उसको हम एक जनरलाइज वे में ला सकते हैं कि नहीं। ओके, अब आंसर ऑफ n का क्या मतलब है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेंथ व्हेन नंबर ऑफ कार्ड्स इज n। ठीक है, और लेंथ ऑफ कार्ड्स भी किस तरीके से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब कि अगर 4 1 2 5 3 6 ऐसा दिया गया होगा तो सबसे पहले हेड लेंगे मतलब 4, अब इससे नेक्स्ट हायर नंबर लेंगे मतलब 5, अब इससे नेक्स्ट हायर नंबर लेंगे मतलब 6, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो गई 3। तो ऐसे ही एक्सपेक्टेड लेंथ क्या होगी सभी परम्यूटेशंस को अगर देखा जाए तो। अब जनरलाइज एक्सपेक्टेड इक्वेशन क्या होती है, ई आउटपुट 1 की वैल्यू इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस आउटपुट 2 की वैल्यू इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस अप टू, मान लो m आउटपुट्स है तो आउटपुट ऑफ m इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी। ये जनरलाइज इक्वेशन होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू की। अब यहाँ पे कितने आउटपुट्स पॉसिबल है, फैक्टोरियल n। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि हम एक एक अलग अलग का नहीं निकाल सकते, मतलब सभी परम्यूटेशन का। अब इस फैक्टोरियल n है, ठीक है, उसमें अगर कुछ कंस्ट्रेंट्स डाल दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरी एक पाइल है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कार्ड्स है, और ये पाइल का हेड है। ठीक है, तो ये हेड कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, अप टू कोई x वैल्यू ले सकता है अप टू n। 1 से लेके n तक में से कोई एक वैल्यू होगी हेड पे कोई भी परम्यूटेशन में। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे मैं हेड में x फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर हेड में मैं x वैल्यू फिक्स कर देता हूँ तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी उसको मान लो मैं ex से रिप्रेजेंट करता हूँ। ex मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेंथ व्हेन हेड इज इक्वल टू x। जब हेड की वैल्यू x होगी तब इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, तब एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी लेंथ की इस कंडीशन में, मतलब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स ले रहे हैं तो। ठीक है, अब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 अप टू n। ठीक है, तो अगर आंसर ऑफ n को मुझे e ऑफ x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट जो हेड है वो 1 हो सकता है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/n। अगर फर्स्ट हेड है वो 1 हुआ तो जो एक्सपेक्टेड लेंथ होगी वो E1 है, और यहाँ पे हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/n है, प्लस ये E2 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/n, प्लस जो हेड है वो E3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/n, अप टू मान लो हेड है वो n है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेंथ En हो गई और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस हो रहे थे तो हमने थोड़े कंस्ट्रेंट्स डाल दिए, हमने यहाँ पे फिक्स करके एक्सपेक्टेड वैल्यू को ex ले लिया। ठीक है, तो फिर अब x की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 2 3 अप टू n, तो उन सब केसेस का सम कर देंगे तो हमें आंसर ऑफ n मिल जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 इंटू हेड 1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/n। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम जनरलाइज वे में क्या लिख सकते हैं, 1/n समीशन i इक्वल टू 1 से लेके n ei। ठीक है, ओके, मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ।
आंसर ऑफ n इज इक्वल्स टू 1/n समीशन i इक्वल टू 1 से लेके n ei क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हेड होगा वो i होगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेंथ क्या होगी उस केस में। ओके अब इस इक्वेशन में मेरा वेरिएबल क्या है, ei, n तो पता है, ठीक है, अब उसको निकालना पड़ेगा। अब ei को मैं अगर आंसर ऑफ i के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, तो फिर मैं कुछ जनरलाइज आंसर निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी आंसर वहाँ पे भी आंसर, कुछ फॉर्मूला निकल सकता है। ओके अब वो कैसे करेंगे, अब मान लो हमारे पास n नंबर्स है, तो 1 2 3 i प्लस 1 i माइनस 1 अप टू n। अब अगर मैं ei की बात करूं, मतलब कि हेड वैल्यू क्या है, हेड वैल्यू इज इक्वल्स टू i। अगर हेड वैल्यू i है तो 1 से लेके i माइनस 1 के कार्ड्स तो यूजलेस हो गए, क्योंकि मान लो मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, ठीक है, और n की वैल्यू है 6, तो अब फर्स्ट कार्ड मैंने पिक किया 4, अब 1 2 और 3 को तो मैं कभी नहीं पिक करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो इनसे छोटे हो गए। अब मान लो 5 6 1 2 3, तो हमारा आउटपुट क्या होगा 4 5 6। इसी की जगह यहाँ पे मान लो 2 है और 2 की जगह 5 है, तो इस केस में आउटपुट क्या होगा 4 6। तो 5 और 6 आ सकते हैं, नहीं आ सकते, डेफिनेटली 6 तो आएगा ही, बट जो i से छोटे हैं, मतलब हेड वैल्यू है उससे छोटे नंबर से, वो तो कभी आएंगे ही नहीं, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमने हेड को फिक्स करके ei लिया है फॉर्मूला में, तो हम उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि हेड अगर फिक्स है तो और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो अगर हेड वैल्यू i है तो 1 से लेके i माइनस 1 तो यूजलेस हो गए, ठीक है, बचे कितने i प्लस 1 से लेके n, मतलब ei जो है वो हम कह सकते हैं कि i प्लस 1 से लेके n तक की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, मतलब अभी i प्लस 1 से लेके n तक के कार्ड्स है, उनके परम्यूटेशन पे ही डिपेंडेंट है ei, क्योंकि 1 से लेके i माइनस 1 तो यूजलेस हो गया, और i को तो कंसिडर करना ही करना है क्योंकि वो हेड है, वो तो फर्स्ट कार्ड है, तो उसको तो कंसिडर करना ही करना है, मतलब 1, ठीक है, प्लस अब i प्लस 1 i प्लस 2 i प्लस 3 अप टू n जो कार्ड्स हैं, इनके परम्यूटेशन पे डिपेंड करेगा कि क्या आएगा, ये तो फिक्स है ही है, और यहाँ पे इनके परम्यूटेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब इतने कार्ड्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब ये कितने कार्ड्स हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, n माइनस आई प्लस 1 प्लस 1, मतलब कि n माइनस आई। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मान लो हमारे पास कार्ड्स है 2 3 4 5 6 7 8, मैं पूछता हूँ कितने कार्ड्स है, तो हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, इतने नंबर ऑफ कार्ड्स है, मतलब कि 7, सही है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर कंटिन्यूस नंबर्स दिए गए हैं तो इस फॉर्मूला से हम नंबर ऑफ कार्ड्स निकाल सकते हैं, ठीक है, एक तो ये। दूसरा, अगर 1 2 3 4 है, ठीक है, और एक है 997 998 999 और 1000, ये दो सेट दिए गए हैं, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड लेंथ होगी वही इसकी एक्सपेक्टेड लेंथ होगी, क्योंकि लेंथ किस पे डिपेंड करती है कि कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, फिर नंबर्स चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड लेंथ इसकी और इसकी सेम होगी, क्योंकि वो नंबर ऑफ नंबर्स पे डिपेंड करता है। अगर एक्सपेक्टेड लेंथ है वो नंबर ऑफ नंबर्स पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे i प्लस 1 से लेके n तक जो है वो n माइनस आई नंबर्स है, ठीक है, तो इनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, ठीक है, वो सेम होगी 1 2 3 अप टू n माइनस आई के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी n माइनस आई कार्ड्स है, यहाँ पे भी n माइनस कार्ड्स है। अब इनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी लेंथ की, हमारे केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लेते जाए सभी परम्यूटेशन के लिए,
तो इनकी जो एक्सपेक्टेड लेंथ होगी और इनकी जो होगी वो सेम होगी। अब एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ आई क्या है, 1 फिक्स है। क्यों? क्योंकि आई कार्ड तो लेना ही है, कोई भी परम्यूटेशन हो। उसके बाद 1 से लेकर i-1 तक के कार्ड्स यूजलेस हो गए, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ i+1 से लेकर n तक के नंबर्स की। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि EI इक्वल टू 1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 2 3 अप टू n-i कार्ड्स। क्योंकि इनकी और इनकी वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी ले सकते हैं। इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, आंसर ऑफ n-i। ठीक है, इनकी और इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड सेम है। अब 1 से लेके n-i तक के कार्ड्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, आंसर ऑफ n-i। तो इसको मैं लिख सकता हूं आंसर ऑफ n-i। ठीक है, अब यहां पे EI मेरा जो है वो वेरिएबल था, उसकी जगह पे मैं ये डाल सकता हूं। तो आंसर ऑफ n इज इक्वल टू 1/n समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n EI। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/n समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n 1 प्लस आंसर ऑफ n-i कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, अब ये i इक्वल टू 1 से लेके n 1, मतलब 1 n टाइम्स हो गया, तो n/n 1, ये क्या हो जाएगा n डिवाइड बाई n 1 प्लस समेशन यहाँ पे 1/n i इक्वल टू 1 से लेके n आंसर ऑफ n-i कह सकते हैं। अब ये है आंसर ऑफ n की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो है आंसर ऑफ n-i, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से n, i इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। तो n-i की वैल्यू क्या क्या होगी, इस टर्म की वैल्यू n-1 n-2 अप टू n-n 0। मतलब कि i 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है और n-i है वो n-1 n-2 अप टू 0 तक वेरी कर रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/n समेशन j इक्वल टू 0 टू n-1 आंसर ऑफ j। ऐसा भी लिख सकते हैं आंसर ऑफ n इक्वल टू 1 प्लस 1/n समेशन j इक्वल टू 0 से n-1 आंसर ऑफ j। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, आंसर ऑफ n इज इक्वल टू 1 प्लस समेशन i इक्वल टू 0 से n-1 आंसर ऑफ i अपॉन n। ठीक है, ओके, अब आंसर ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू आंसर 1 प्लस समीशन i इक्वल टू 0 से n आंसर ऑफ i अपॉन n+1 ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो n+1 आंसर ऑफ n+1 इज इक्वल टू n+1 प्लस, ठीक है, समीशन i इक्वल टू 0 से n-1 आंसर ऑफ i प्लस आंसर ऑफ n ऐसा लिख सकता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया LCM लेके, तो ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको मैंने i को 0 से n-1 प्लस आंसर ऑफ n में ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं आंसर ऑफ n की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, ये जो है समेशन i इक्वल टू 0 से n-1 इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहाँ से देखें तो n टाइम्स आंसर ऑफ n इज इक्वल्स टू n प्लस समेशन i इक्वल टू 0 से n-1 आंसर ऑफ i। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या होगी, n टाइम्स आंसर ऑफ n माइनस n। तो n+1 आंसर ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू n+1 प्लस n आंसर ऑफ n माइनस n, इस टर्म की वैल्यू आ गई, प्लस आंसर ऑफ n। ठीक है, ओके, तो
अब ये -n ये +n कैंसिल हो गया, n+1 आंसर ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू, आंसर ऑफ n को कॉमन लूँ तो n+1 आंसर ऑफ n, और यहाँ पे ये 1 बच गया है तो +1, तो हम कह सकते हैं आंसर ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू आंसर ऑफ n+1/n+1। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब सेकेंड टेस्ट केस तक तो ये फॉर्मूला चल जाएगा। क्यों? हम क्या करेंगे, हम एक एरे लेंगे 10⁻⁶ + 1 साइज का। ठीक है, इसमें आंसर ऑफ 0 इक्वल टू 0, आंसर ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 ऐसे इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर I इक्वल्स टू 2, I इज लेस देन इक्वल टू 10⁻⁶, I प्लस आंसर ऑफ I इक्वल्स टू आंसर ऑफ I -1 + 1/i, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें 10⁻⁶ तक के आंसर इस एरे में स्टोर हो जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना कि ये जो है ये फ्लोट वैल्यूज़ लेना सब, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिसीजन चाहिए। ठीक है, इनको इंटीजर गलती से मत ले लेना। ठीक है, तो हमें 10⁻⁶ तक के तो सारे आंसर इस एरे में स्टोर हो गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये प्री प्रोसेस कर लेंगे और सभी टेस्ट केस के लिए जैसे मान लो n इक्वल टू आया 4 5 9 6 2, तो हम डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे आंसर ऑफ 4 5 9 6 2। ठीक है, ओके, तो 10⁻⁶ तक का तो सॉल्व हो गया। अब 10⁻18 तक का प्रॉब्लम है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑफ 10⁻⁶ + 1 will be equal to answer of 10⁻⁶ + 1/10⁻⁶ + 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑफ 10⁻⁶ + 2 will be equal to answer of 10⁻⁶ + 1 + 1/10⁻⁶ + 2, ऐसा हो जाएगा। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं आंसर ऑफ 10⁻⁶ प्लस 1/10⁻⁶ + 1 प्लस 1/10⁻⁶ + 2। ठीक है, सिमिलरली कोई भी आंसर ऑफ n होगा तो उसको हम लिख सकेंगे जहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁶ है, हम लिख सकेंगे आंसर ऑफ 10⁻⁶ प्लस 1/10⁻⁶ + 1 प्लस 1/10⁻⁶ + 2 अप टू प्लस 1/n, ऐसा लिख सकेंगे। ठीक है, अब इसको हमें फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, तो इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो अगर ये 1/10⁻⁶ की जगह 1 + 1/2 + 1/3 ऐसे स्टार्ट होता होगा तो हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें +1 + 2 सॉरी +1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 अप टू प्लस 1/10⁻⁶ कर देते हैं। अब प्लस किया है तो माइनस करना पड़ेगा, -1 + 1/2 + 1/3 अप टू 10⁻⁶। ठीक है, तो ये 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 अप टू 10⁻⁶, यहाँ पे 10⁻⁶ + 1 + 2 अप टू 1/n, इसको हम लिख सकते हैं आंसर ऑफ 10⁻⁶ प्लस log ऑफ n, ये फॉर्मूला होता है 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/n इज इक्वल टू log n अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और ये जो है 1 + 1/2 + 1/3 से लेकर 10⁻⁶, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 10⁻⁶। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या है, आंसर अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10⁻⁶ है और ग्रेटर देन 10⁻⁶ है, तो इस केस में तो हम आंसर ऑफ ये जो एरे है प्री प्रोसेस किया हुआ इसमें से हम ले लेंगे।
इस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आंसर ऑफ 10 की पावर 6 प्लस लॉग n माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर 6। तो इससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यही फॉर्मूला हम इन जनरल यहाँ पे क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते, दो रीज़न है। पहला तो ये log n अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इसका अप्रोक्सीमेशन बेटर होता जाएगा। और दूसरी बात कि देखो n 10 की पावर 6 से बड़ा होगा, 10 की पावर 18 की रेंज का, तो हमें फॉर्मूला ही अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और जो प्रीवियस है 10 की पावर 6 से कम तक, वहाँ पे अगर हम बिना फॉर्मूला के करें तो हमें बेटर अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में हम वहाँ पे 10 की पावर 6 तक एरे में स्टोर कर लेंगे, और अगर उससे बड़ा नंबर होगा तो ये फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल लेंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने कंसेप्ट के साथ साथ ही बता दिया है, बिकॉज एज सच यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। ये 10 की पावर 6 प्लस 1 का साइज़ का एरे है, उसको प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, और ये जो है ये n ग्रेटर देन 10 की पावर 6 के लिए ये फॉर्मूला हो गया। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जो इसका सोल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।